एग्जिट कैसे होती है। ये दो हाफ है। इसके बाद जो लोग एंड तक रुक रहे हैं मैं आपको ये बताता हूँ, कल यानी कि जैसे अगला नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, तो एक चीज ध्यान रखना है, ट्रेडिंग होती है मंडे से फ्राइडे। अगर कल मार्केट ओपन है तो हम लोग सुबह 9 बजे लाइव ट्रेड सेशन लेंगे, और जब लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा तो वहां पे मैं आप सबको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्टॉक को ढूंढा जाता है। एवरीथिंग बेसिक्स विल बी कवर्ड, और ये लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा जिसका मजा आपको ज्यादा आएगा सीखने का, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप बेसिक से चीजें सीख पाओगे। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्रैक्टिकल के अंदर होता क्या है, मैं खुद आपके साथ रहता हूँ, एंड जब मैं आपके साथ रहता हूं तो याद रखना कि बिल्कुल बेसिक से चीजें होने वाली है, इसलिए प्लीज इसको मिस नहीं करना है। क्लियर है? तो लाइव ट्रेड सेशन कब होगा? रोज सुबह 9 बजे। अब यहां पे मैं बताता हूं, इसमें आई टेक 15 पीपल फ्रॉम दिस क्लास, सिर्फ मैं 15 लोग लूंगा। जो ये 15 पीपल होंगे, इनके साथ मैं डेली सुबह बैठूंगा फॉर द नेक्स्ट फुल 1 ईयर, और मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि लाइव मार्केट में कैसे देखते हैं, कौन से स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, कौन से नीचे आ सकते हैं, उनको बेसिक से ढूंढना। एंड एक चीज याद रखना कि जब मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपको उसके प्रॉपर एनालिसिस करना सिखाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। क्लियर है? लाइव ट्रेडिंग सेशन का लिंक यहाँ पे एलुमनाई ग्रुप में आएगा। एंड प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब यहाँ पे सेशन एलुमनाई ग्रुप में आएगा, यहाँ पे रोज सुबह 9 बजे सेशन होगा, एंड उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि लोग सुबह नहीं आ पाते हैं, तो डो नॉट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिला करेगी। तो शाम को इसमें मैं खुद आपके साथ रहूंगा। 2 बुक्स के नाम लिखिए जो लोग आने वाले हैं। ये 2 बुक्स बहुत क्रिटिकल है। पहली है साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड दूसरी है मार्केट विजन। अगर आपके पास टाइम हुआ तो प्लीज इनको रीड करना है, क्योंकि ये वो बुक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं बेसिक से अंडरस्टैंड करने में कि देखिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करती है। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आइडिया होगा तो ये आपको हमेशा हेल्प करने वाला है। तो ये 2 बुक्स के नाम सब लोग लिख लेना। क्लियर है? अब मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक बार प्लीज मैसेज में कंफर्म करना है, एवरीवन रेडी? एक बार प्लीज मैसेज में कंफर्म करना सब लोग रेडी हैं, क्योंकि अब मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। और जैसे मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझना है, ठीक है? कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, लिख लेना, और एंड में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, पीपल आर सेंडिंग मी मैसेज, वी आर रेडी। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन, एंड मैं स्टार्ट करता हूं। जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको प्लीज स्क्रीन पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद मैं फिर से वापस आके आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। देखिए, अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 कैटेगरीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले लिखिए कॉपी पे, देयर आर 3 कैटेगरीज जिसमें मेजॉरिटी लोग ट्रेड करते हैं। उनमें से फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? इंट्राडे। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, इंट्राडे जो है राहुल सर, ये सबसे फेमस कैटेगरी है। अभिषेक जी, जो लोग इंट्राडे करते हैं ना, अब उन लोग को एक्चुअल डेटा कईयों को पता नहीं है, जो बिगनर्स है। अब मैं आपको बताता हूं इंट्राडे में होता क्या है। देखिए, इंट्राडे एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप स्टॉक को बाय करते हैं सिर्फ 1 डे के लिए। ध्यान से समझना डेटा कैसे काम करेगा। इसमें आपने एक स्टॉक को लिया और उसको रखा सिर्फ 1 दिन के लिए। क्लियर है? इसमें होता क्या है, आप जैसे सुबह मार्केट ओपन हुआ, सुबह 9 बजे आए, आपने स्टॉक को बाय किया, और यहां पे सेम डे पे बाय एंड सेल होगा। यानी सुबह लेंगे और शाम तक बेच के निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं इंट्राडे, यानी कि स्टॉक को आप सिर्फ 1 दिन के लिए रखते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंट्राडे में पैसे बनते हैं? अब इसका डेटा कुछ नेगेटिव है, अब मैं बताता हूं, डेटा आपके अगेंस्ट है। इंट्राडे में होता क्या है, 99% पीपल स्टार्टिंग में लूज मनी। मेरी बात याद रखना, अगर आप बिगनर हैं और सीधे इंट्राडे से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो 99% केसेस है कि यू विल एंड अप लूजिंग मनी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 2 कैटेगरीज हैं जिनको इंट्राडे से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है। एक वर्किंग प्रोफेशनल, और दूसरे जो इंसान बिगनर है जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इससे स्टार्ट नहीं करना, एकदम मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन स्टार्टिंग इससे नहीं करना है, क्योंकि जिस कैटेगरी में आप सबने एक मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मुझे ये सिखाता है कि हमेशा उस साइड रहना जहां पे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब एक चीज सोचो, अभिषेक सर, जिस कैटेगरी में 99% पीपल लूज मनी, क्या मनप्रीत जी उस कैटेगरी में हमें ट्रेड करना चाहिए स्टार्टिंग में? ना। तो ये चीज याद रखना, डेटा हमारे अगेंस्ट है। तो इस कैटेगरी में 2 तरह के लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अवॉइड करना है, जो जॉब करते हैं, और यहाँ जो बिगनर है लेस देन 1 ईयर है।
अब बढ़ते हैं सेकेंड कैटेगरी में, और एक चीज याद रखना, इंट्राडे इज अ हाईली स्किल्ड कैटेगरी। अब सेकेंड कैटेगरी जो कि इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है, सेकेंड कैटेगरी को बोला जाता है इन्वेस्टर्स। ध्यान से समझना कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। ये एक वेल्थ जनरेशन कैटेगरी है। इन्वेस्टर्स में क्या होता है, देखिए ध्यान से सीखना गाइस। इन्वेस्टर्स में हम लोग स्टॉक को बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक लिया, उसको लंबे समय तक रखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, और लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली होता क्या है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मिनिमम 3 to 5 years के लिए रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक को बाय किया, उसको अपने पास रखा फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो और डेटा क्या बोलता है, डेफिनेटली बनता है। अगर आप डेटा देखेंगे तो लास्ट 20 years में मार्केट हैज गिवन 10x रिटर्न। अगर मार्केट 10x रिटर्न दे चुका है, तो जो स्टॉक्स थे उन्होंने 50 से 100x भी दिया। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है, टाटा पावर, विप्रो, जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो इसका आंसर है हाँ, बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तो भी लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, ऐसा क्या कारण है। तो हरीश सर, इसमें चैलेंज ये आता है कि आउट ऑफ 100 ओनली 1 or 2 कंपनीज विल बिकम अ लॉन्ग टर्म कंपनीज। बाकी सब कंपनीज में क्या होता है, ट्रेड होता है। तो यहां पे ऐसी कंपनी को ढूंढना जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट इज नॉट अ इजी जॉब, इट इज अ डिफिकल्ट, क्योंकि आउट ऑफ 100 ओनली 1 कंपनी विल बिकम अ मल्टी बैगर। बाकी सब कंपनीज में ट्रेड होने वाला है। ये दो कैटेगरीज के बाद अब मैं थर्ड कैटेगरी पे जाता हूं, विच इज गोइंग टू बी द इंस्पिरेशन फॉर अस। ये इसी दो कैटेगरी से इंस्पायर होती है, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। स्विंग ट्रेडिंग किन के लिए, सबसे पहले बताता हूं। स्विंग ट्रेडिंग कैटेगरी उन इंसानों के लिए है जो, याद रखना, बिगनर्स हैं, जिनका मार्केट में एक्सपीरियंस कम है, या जिनके पास टाइम ही नहीं है और साथ में वो ट्रेड करना चाहते हैं जॉब के साथ। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, इट इज अ हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। आप इसमें क्या करते हैं, आप बाय करते हैं स्टॉक को फॉर फ्यू डेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक को बाय किया, मैंने कहा मैं एक स्टॉक को बाय करने जा रहा हूं, उसको मैं कुछ दिनों के लिए रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 day से लेके 20 days के लिए। अब आपका क्वेश्चन है कि आपने एक दिन में क्यों नहीं बेचा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार स्टॉक टाइम लेता है ऊपर जाने में। तो मैंने 1 day से लेके 20 days तक रखा। और मैं एक और चीज इंटरेस्टिंग बता देता हूं, जब मैंने 20 days के लिए रखा तो मेरा एक स्ट्रिक्ट टारगेट होता है कि मैं अगले 20 days में 4 to 8% रिटर्न बनाने का ट्राई करूंगा। दैट इज माई गोल। तो इसका मतलब है जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कितने दिन स्टॉक रखना है, कितना उसका टारगेट है। मेरा टारगेट था 4 to 8%। अब दो ही चीजें होंगी, या तो आपका टारगेट आएगा या नहीं आएगा। यानी कि अगर आपका स्टॉक ऊपर जाता है, आपका टारगेट आया, आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। और बाई चांस आपने स्टॉक बाय किया और वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो भी आपको बेचना है, क्योंकि अगर आपका स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो वो क्रैश कर जाए और आप इसमें फंस जाए। तो स्विंग ट्रेडर के दो कैरेक्टरिस्टिक सामने आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है राहुल जी, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये एक टारगेट बेस्ड ट्रेड करता है। और इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये आता है कि ये इमोशनलेस ट्रेडर है। ये बोलता है कि मैं स्टॉक को तभी रखूंगा अगर मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, अगर पैसा ही अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेड क्यों करूं। दैट इज हाउ अ स्विंग ट्रेडर विल बी वर्किंग। ये चीज को ध्यान रखना, क्लियर है। अब मैं इन तीन कैटेगरीज को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मेरे को एक बार ये बताना कि यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। एक बार मेरे को प्लीज कंफर्म करना आंसर कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सबको। बिकॉज अगर ये चीजें समझ आनी स्टार्ट हो गई तो आगे जाके हम और डेप्थ में जा सकते हैं। चलो ग्रेट, थैंक यू गैस। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको आ रहा है। ग्रेट, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं, हम इन तीनों कैटेगरीज में काम करेंगे और ये तीनों कैटेगरी इज मोर देन इनफ कि अगर आपको इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना है, आपको यूएस मार्केट में ट्रेड करना है, आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, या आपको फॉरेक्स या कमोडिटी में, जो हम टेक्निकल्स पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर सेल्फ सफिशिएंट कि आप इन मल्टीपल कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे पहले कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो प्लीज ध्यान से फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां पे मैं दो लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं और इसके बीच में मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है साइडवेज चैनल। प्लीज सब लोग लिखना गाइस, मैं भी आपके साथ लिख रहा हूं, साथ में लिखना है। अब क्वेश्चन ये है कि साइडवेज चैनल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो गाइस साइडवेज चैनल क्या होता है, लिखिए कॉपी पे, इट इज अ ट्रैप फॉर द स्टॉक। ये क्या होता है, एक ट्रैप होता है या फिर एक जेल होती है स्टॉक के लिए।
साइडवेज में मार्केट कैसे काम करती है ये देखना। साइडवेज में क्या करेगा स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था ये जेल होती है, ट्रैप है। फॉर एग्जाम्पल वो नीचे से स्टार्ट हुआ 80 रुपीज से धीरे 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 ऊपर गया, और जैसे वो 100 पे जाता है फिर से लोग उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और वापस नीचे आ जाता है 80 पे। जैसे वो 80 पे आया वापस ऊपर चला गया 100 पे, और ये सेम पैटर्न को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अगर कोई चीज ऐसे काम करे, बार बार सेम पैटर्न बना रही है, एक ही चीज रिपीट करिए और एक रेंज के अंदर काम करिए, इसको बोलते हैं साइडवेज। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, स्टॉक हर बार बॉटम पे सेम प्राइस पे आता है और वहां से ऊपर चला जाता है। अगर कोई स्टॉक ऐसे काम करता है तो हमें करना क्या है, हमें हर बार इसको यहां पे बॉटम पे बाय करना है एंड ऊपर सेल करना है। क्लियर है? इसमें फायदा क्या होता है, जब भी आप बॉटम पे बाय करेंगे, आप क्यों बाय कर रहे हो, क्योंकि बार बार ये चीज रिपीट हो रही है। एंड आप ऊपर क्यों सेल करोगे, क्योंकि यहां पे सब लोग बेच रहे हैं। इसको बोलते हैं साइडवेज चैनल, बाय लो सेल हाई। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना पैसा बनता है, तो लिखिए कॉपी पे, जब कोई चीज साइडवेज में जाती है तो इसमें रिटर्न बन जाती है 5 to 10%। गाइस हर चीज का याद रखना, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना रिटर्न बनता है कितने दिन में। तो इसमें कितना बनता है, 5 to 10% इन जस्ट कितने डेज, इन जस्ट 15 to 20 डेज। क्लियर है? अब ये दिखता कैसे, मैं पहले आपको दिखाता हूं एक स्टॉक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक रेफरेंस लेता हूं टाटा पावर की, ठीक है? तो अगर ये आप ध्यान से देखेंगे स्टॉक, गाइस हैव अ लुक, ये स्टॉक कैसे काम कर रहा है, ये स्टॉक एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टाटा पावर क्या करता है, बार बार सेम प्राइस पे नीचे आता है और वहां से एकदम से ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे बार बार यहां पे बॉटम पे 4 से 5 टाइम्स आया और वहां से ऊपर गया। जब कोई स्टॉक ऐसे काम करता है तो इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज चैनल। क्लियर है? ये चीज याद रखना है, ये आपके हमेशा हेल्प करेगी। अब कैसा दिखता है आपके सामने है। तो जब कभी भी आप काम करते हैं सबसे पहले ये देखना है कि कहीं आपका स्टॉक साइडवेज में तो नहीं है। अगर होगा तो गाइस हर बार बॉटम पे लेंगे, ऊपर बेच के निकल जाएंगे। क्लियर है? ये चीज याद रखना। सबसे पहले मेरे को ये बताना, एटलीस्ट यहां तक समझ आया कि साइडवेज चैनल दिखता कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगा ढूंढना कैसे। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल गाइस, मैं दोनों साइड पे कैमरास देख पा रहा हूँ, बहुत कम लोग के कैमरास ऑन है, सब लोग अपना कैमरास ऑन रखना। क्लियर है? अगर पॉसिबल है सब लोग कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें और ज्यादा इंटरेक्शन होता है। चलो ग्रेट, एटलीस्ट हमें ये देखना है दिखता कैसे। सॉर्टेड है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसको ढूंढते कैसे हैं। मुझे पता लग गया कि साइडवेज चैनल एक रेंज के अंदर काम करता है, इसको ढूंढते कैसे, इसके लिए हम लोग कौन सी कैंडल यूज करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम, लिखिए कॉपी पे, हम लोग यूज करेंगे डेली कैंडल। प्लीज सब लोग लिखना स्टार्ट करिए। जब कभी भी आपको यह देखना है कि कहीं आपका स्टॉक साइडवेज में काम तो नहीं कर रहा है, बहुत सारे कैंडल्स, बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, लेकिन हमने जो यूज करना है वो डेली कैंडल है। ये देखो, यहां पे जब आप कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे मिनट्स के कैंडल है ऊपर, नीचे आवर के कैंडल है, और यहाँ पे और भी है। हमें कौन सा यूज करना है, 1 डे। तो 1 डे पे क्लियर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि अगर कोई स्टॉक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है नहीं कैसे ढूंढे, तो उसको आंसर देना कि हमें यूज करना है डेली कैंडल पे। ओके, 1 डे का टाइम फ्रेम। अब सपोज करो अमित जी आपने बोला कि यार मुझे साइडवेज मिल गया, ठीक है? तो दीपक सर कितने पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है? मान लो मुझे पता चल गया कि मेरा स्टॉक साइडवेज में है, तो मैं कितने कैपिटल से स्टार्ट करूं? तो लिखिए इसका आंसर, ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल, स्टार्ट विद ओनली 5,000। देखो यार, आप बहुत जगह पे पढ़े होंगे, वो सब बोलते बड़े बड़े कैपिटल से स्टार्ट करो। मैं ऑपोजिट बोल रहा हूँ, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, पहले ट्रेड करना सीख लो। हम लोग 5,000 से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे इसको स्केल करेंगे ऑन वीकली बेसिस। आई टेक 15 पीपल टुडे। जो ये 15 लोग आने वाले, मैं आपको बताता हूँ कि जिनको मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उनकी कंडीशन ये है, स्टार्ट छोटे से करना है। हम लोग आज 5,000 से अगर स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते, तो धीरे धीरे करके कैपिटल इंक्रीज करेंगे, और अगले 5 to 6 मंथ्स में, या आप ये बोल सकते हैं 3 to 4 मंथ्स में भी, आई टीच यू हाउ टू मैनेज अ कैपिटल अप टू 10 lakhs। क्लियर है? लेकिन स्टार्ट स्मॉल करना है, क्योंकि स्मॉल इसलिए करते हैं, देखो यार अगर कोई गलती होगा भी ना तो वो छोटा होगा, आपको लॉस नहीं होगा बड़ा। इस वजह से छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करना है। क्लियर है? विल स्टार्ट विद ओनली 5,000। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बेनिफिट क्या है? जो ये 15 लोग आने वाले हैं, मैं आपको एक और बेनिफिट बताता हूँ ये 15 स्लॉट्स वालों को, कि गाइस याद रखना कि इसमें सारा दिन नहीं बैठना है। हम मार्केट में आएंगे, आराम से स्टॉक को देखेंगे, बाय करेंगे और कुछ दिनों के लिए रख लेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे कोई जल्दी नहीं है बेचने की, क्योंकि एक चीज याद रखना, जब आप मार्केट में काम करते हो ना, कभी भी मार्केट में जल्दी में बेचना नहीं है। हमने बोला कि हम लोग आराम से स्टॉक देखेंगे, अगर हमें अच्छे प्राइस पे लगा हम लोग स्टॉक को खरीदेंगे, खरीद के रख लेंगे। क्लियर है? दैट इज हाउ। तो हमें कितना टाइम लगाना रोज? 15 मिनट्स अ डे। अब टाइम लिखिए कि हमें कितने बजे बैठना है। 3 PM सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, 3 से 3:30 के बीच में हम उसके बीच में ट्रेड मारते हैं। मुझे ये पता लग गया कि यार हमें सिर्फ 15 मिनट्स अ डे बैठना है, ठीक है? इसमें एक तो रिस्क कम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिगनर्स के, क्या मैं 15 मिनट के अंदर या 15 मिनट्स में स्टॉक ढूंढ पाऊंगा? तो मैं कैसे ढूंढूंगा? लिखिए कॉपी पे, जो 15 लोग आने वाले हैं, आई गिव यू 15 स्कैनर्स ऑल्सो। ये वो स्कैनर्स हैं जो खुद आपको बताते हैं कौन से स्टॉक्स है जिसमें ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, कौन से स्टॉक आज ऊपर गए एकदम से, कौन से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, कौन से स्टॉक्स इंट्राडे के, नेक्स्ट डे, कौन से स्टॉक स्विंग ट्रेड के हैं। ये सब कैटेगरीज होती है। तो ये खुद आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट डे ऊपर जा सकते हैं, कौन से नीचे जा सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना, हमने मैन्युअल ट्रेड नहीं करना है, हमने यूज करना है ऑटोमेशन टूल्स को। क्लियर है? तो राहुल जी, ये आपको कैसे हेल्प करेगा? मोहित सर, ये आपको हेल्प करेगा बाय शॉर्टनिंग द टाइम टू फाइंड द स्टॉक्स। हम लोग एक क्लिक करेंगे और हमें सारे स्टॉक सामने आ जाएंगे। लेकिन कितने बजे रन करना है स्कैनर्स को? लिखिए कॉपी पे, रन करना है अपने 3 PM, 3 बजे रन करना है, इससे पहले नहीं। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है एक बिगनर का कि यार कितना पैसा बन सकता है? तो लिखिए कॉपी पे, जब भी आप ट्रेड करते हैं हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसमें मिनिमम 10 to 15% रिटर्न हो सकता है। उससे कम अगर रिटर्न बन सकता है तो मुझे उस स्टॉक में ट्रेड करने का ही नहीं है। अगर आपको लगता है यार 10-15% से कम रिटर्न बनता है स्टॉक में, तो हमें ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क और रिवॉर्ड स्विंग में फेवरेबल होगा ही नहीं। तो हमने छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है? और कितना, कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसमें 10 to 15% रिटर्न बन सकता है, इससे कम अलाउड ही नहीं है। क्लियर है गाइस? तो अब मैं यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूं अभी तक हमने क्या किया। हम थोड़ा सा साथ में समराइज करेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस है उनको समझ आना चाहिए। तो देखिए गाइस, हमने सबसे पहले कहा कि मार्केट जो है वो साइडवेज चैनल में काम करती है। ठीक है? साइडवेज चैनल में काम करती है। हमने क्या करना है? बाय लो एंड सेल हाई। ये हमने पढ़ा अभी। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी आप मार्केट में काम करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये सामने आएगा कि कहीं आपकी मार्केट साइडवेज में काम तो नहीं कर रही है। साइडवेज कैसा होता है? जैसे ये एक रेंज के अंदर एक स्टॉक काम कर रहा है। क्लियर है? अगर ऐसे काम कर रहा है, आप हर बार बॉटम पे लेंगे और ऊपर बेच के निकल जाएंगे। क्लियर है? दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आई होप सबको क्लियर होगा आज। मनीष जी, समझ आ रहा है सबको? एवरीवन बेसिक है? चलो, ग्रेट। अब चलते सेकंड कॉन्सेप्ट पे, ध्यान से समझना। सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए लिखिए कॉपी पे सब लोग निफ्टी 50। सब लोग लिखना स्टार्ट करिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि क्यू स्टार्ट हो चुका है, अगर आप यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो आप रीज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बने रहना एंड तक। ठीक है? और आगे टेक्निकल्स भी स्टार्ट होंगे, इसलिए प्लीज आराम से पढ़िए। अब बात करते हैं निफ्टी की। ये एक ऐसा वर्ड है जो सबने सुना तो हुआ है, बट अब क्वेश्चन ये है कि यार निफ्टी होता क्या है? निफ्टी किसको बोलते हैं? अब देखिए दीपक सर, ये एक वर्ड है जो सबने सुना तो है दोस्तों से या टीवी चैनल पे या कहीं पे, बट ये निफ्टी क्या रिप्रेजेंट करता है? लिखिए आज कॉपी पे, गाइस, निफ्टी रिप्रेजेंट करता है इंडिया की 50 कंपनीज को। ये क्या बता रहा है? इंडिया की 50 कंपनीज, जो कि टॉप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स है। इसका मतलब है ये वो 50 कंपनीज है जो टॉप 50 है इंडिया की, या लार्ज कैप यानी कि सबसे बड़ी कंपनीज, या जिनको ब्लू चिप कंपनीज बोला जाता है। ये वो कंपनीज हैं जो अगर नीचे गिरेंगी भी तो समय के साथ अपने आप ऊपर आती है। और एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा लोग अगर किसी में ट्रेड करते तो वो कहां पे ट्रेड करते हैं? वो ट्रेड करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स में। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको अभी बताया था कि अभिषेक सर, अगर ये कंपनीज नीचे जाएंगी भी
तो समय के साथ अपने आप ऊपर आती हैं। जब कभी भी आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद निफ्टी 50 कंपनीज। अब क्वेश्चन आता है कि मैं समझ गया, इसमें कोई एग्जांपल? HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, ये सब इसकी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अगर नीचे गिरेंगी भी तो डरना मत, क्योंकि समय के साथ अपने आप ऊपर आएंगी। जब कभी भी आपको ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, टू ऑल द बिगनर्स, ऑलवेज स्टार्ट विद निफ्टी 50, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन ये आता है कि मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बता मैं कौन सी कंपनी लूं, हाउ टू फाइंड द कंपनी। अब मैं आपको एक ऐसी अप्रोच सिखाने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी। एक चीज सोचो, सब लोग मेरे को आंसर देना, क्या आप लोग डेली 100 कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो जॉब के साथ साथ? एक बार सब लोग मेरे को आंसर देना, आप सब लोग क्या डेली 100 कंपनीज को देख सकते हो जॉब के साथ साथ? या काम पॉसिबल है? उसका प्राइस ये नहीं पॉसिबल ना। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि डेली आप एक या दो कंपनी को देख सकते हो, सिर्फ एक या दो दिन में? फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया HDFC बैंक या भारतीय एयरटेल, पॉसिबल है? पॉसिबल है, राइट? तो फिर वही चीज करते हैं ना जो ह्यूमनली पॉसिबल है। हम लोग अपना फोकस वहां पे करेंगे जो चीज रिटर्न दे सकती है। तो आज के बाद स्टॉक्स के पीछे मत भागना, क्योंकि 7,000 कंपनीज है। हम लोग स्टॉक की जगह बड़ी मछली को पकड़ेंगे, जिसको बोलते हैं लिखे कॉपी पे सेक्टर। ये मेरे लिए सबसे क्रिटिकल पार्ट बनने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनिकेत जी, ये सेक्टर होता क्या है? अगर मैं सेक्टर के बारे में बात भी करना चाहता हूं, व्हाट एग्जैक्टली सेक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा कि सेक्टर क्या चीज है? तो लिखिए कॉपी पे गाइस सब लोग आज, सेक्टर रिप्रेजेंट करता है, सेक्टर होता क्या है, लिखिए कॉपी पे, सेक्टर होता है एरिया ऑफ योर स्टॉक। सब लोग लिखना स्टार्ट करिए। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है एरिया, किसका एरिया? आपके स्टॉक का एरिया। एक चीज का ध्यान रखना, तो जब कभी भी आप बात करेंगे तो सेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? सेक्टर रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं आपको यहाँ पे नंबर 1 पे दिखाता हूं। हर स्टॉक का एक एरिया होता है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? निफ्टी बैंक रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, AU बैंक, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो निफ्टी बैंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंकिंग सेक्टर। सेकंड नंबर पे ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो रिप्रेजेंट करता है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर स्टॉक्स, जैसे टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, TVS मोटर, वो सब इसमें आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप काम करोगे ना, आपको बस ये देखना है कि कौन सा सेक्टर है, यानी कौन सा एरिया है जो नेक्स्ट मंथ ऊपर जा सकता है। जो एरिया नेक्स्ट मंथ ऊपर जा सकता है, आप उसका कोई भी स्टॉक ले लो, प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी इज गोइंग टू बी ऑन अ हायर साइड। ये चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी कि अगर मुझे यही पता चल जाए यार कौन सा एरिया जो नेक्स्ट मंथ ऊपर जा सकता है, आप उसका कोई भी स्टॉक ले लो, रिटर्न बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहां पे बोलता है कि यार नेक्स्ट मंथ बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा सकता है, तो आप बैंक के स्टॉक लोगे, जैसे HDFC बैंक, बंधन बैंक, AU बैंक। आप टाटा पावर थोड़ी लोगे। क्लियर है? तो आपको करना क्या, आपको ये देखना है कि कौन सा एरिया, कौन सा सेक्टर है जो नेक्स्ट मंथ ऊपर जाएगा, आप उसका कोई भी अच्छा कंपनी ले सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, सब लोग ध्यान से समझना। 2 साल पहले कोविड की लास्ट वेव आई थी, ठीक है? 2-3 साल पहले, बेसिकली आई वुड से 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट, 2022 में जब कोविड की लास्ट वेव आती है 2022 में, ओमिक्रॉन, उस टाइम पे आप मेरे को बताना आप कौन सा सेक्टर लेते। बहुत वन साइडेड आंसर है, प्लीज मेरे को बताना है कि आपके पास दो ऑप्शन है, फार्मा और बैंकिंग। आप कौन लेते, कौन सा सेक्टर लेते? बहुत सिंपल है। फार्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? सारे मेडिसिनल कंपनीज, जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, वो। और बैंकिंग में आ गया HDFC बैंक एंड ऑल, ठीक है? तो मेरे पास मल्टीपल लोग के आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलो ग्रेट, मेरे पास मेजॉरिटी लोगों ने ऑलमोस्ट 85-90% लोगों ने आंसर दे दिया है। कौन सा? फार्मा। क्लियर है? यार इतना आसान सवाल तो मैं पूछूंगा नहीं यहाँ पे कि आप सब लोग आंसर दे दोगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं कि गाइस, अगर आपका आंसर फार्मा था, वो इस बार गलत हो गया। अब आपका सवाल ये होगा कि ऐसे कैसे, फार्मा सही क्यों नहीं था? अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने ये बोला 2022 में कोविड की लास्ट वेव आई। मैंने ये थोड़ी बोला नया नया कोविड आया था। क्लियर है? अब मैं बताता हूं हुआ क्या था।
जब कोविड की लास्ट वेव आती है तो उस टाइम पे निफ्टी फार्मा जो था वो ऊपर नहीं, वो उल्टा, यहाँ पे देखिए थर्ड वेव में 2022 में ये सेक्टर ऊपर की बजाय थर्ड वेव में फार्मा सेक्टर नीचे गिर गया। अब ऐसा हुआ क्यों, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सब लोग लिखना, कोविड आया कब था? 2020 में फर्स्ट वेव। जब कोविड की 2020 में फर्स्ट वेव आती है तो हुआ क्या, सबको वैक्सीनेशन चाहिए थी, तो फार्मा स्टॉक की डिमांड थी, फार्मा एकदम से ऊपर। फिर आती है 2021 में सेकेंड वेव। अनुपम जी फिर से क्या हुआ, फार्मा की डिमांड, क्योंकि सेकेंड वैक्सीनेशन, फार्मा फिर से ऊपर। और जब कोविड की थर्ड वेव आती है ना, तब तक फार्मा ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका था, कितना, क्लोज टू 138%। तो जब ऑलरेडी इतना भाग चुका था, जब थर्ड वेव आई, अब पता है सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो फार्मा सेक्टर क्या किया, जो ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया था, तो उस टाइम पे फार्मा सेक्टर उसके बाद ऊपर नहीं, उल्टा ऑपोजिट नीचे गिर गया। ऐसा क्यों हुआ, समझ आई? क्योंकि गाइस ऑलरेडी फार्मा सेक्टर पहले ही, मनीष जी, ऊपर जा चुका था। ये चीज का ध्यान रखना, क्लियर है? तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स को मिस नहीं करना। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, अगर कोई सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है, उसमें ज्यादा पैसा नहीं डालना है, वेट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा पैसा डाल दो और जैसे आप पैसा डालो और आप फंस जाओ। इसका मतलब हमें कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं लेना है ज्यादा पैसा डाल के जो ऑलरेडी ऊपर है। अगर ऑलरेडी ऊपर है, थोड़ा थोड़ा बाय करना है, एकदम से कूदना नहीं है। क्योंकि अगर आप एकदम से बाय करेंगे, बाई चांस कुछ नेगेटिव हो गया, फंस जाएंगे। अब देखो, जब फार्मा सेक्टर नीचे गिरा तो लोग बाहर निकले होंगे पैसा लेके, तो वो पैसा कहीं तो जाएगा ना। तो फार्मा क्यों बेचा गया, क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका था, महंगा हो चुका था। तो वहां पे एक ऐसा सेक्टर सामने आया था जो सस्ते प्राइस पे लगा था, जिसको बोलते हैं निफ्टी बैंक। अब ये इंटरेस्टिंग डेटा सामने आएगा आपके, यहां पे देखना हिस्टोरिकल रेफरेंस से। ये एक ऐसा सेक्टर था, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। निफ्टी बैंक एक ऐसा सेक्टर है, जिस टाइम पे फार्मा नीचे गिरा ना, उसी सेम टाइम पे जब फार्मा नीचे गिरा था, बैंकिंग धीरे धीरे करके यहां से ऊपर चला गया, कितना, क्लोज टू 14%। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ था कि बैंकिंग नीचे से एकदम से ऊपर गया। अब उसके लिए पहला रूल लिखिए कॉपी पे, सब लोग लिखना स्टार्ट करिए, 20% रूल। ये सब लोग लिखिए, ये हमारा बहुत क्रिटिकल रूल होगा, जिसको आपको अच्छे से समझना है कि 20% रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये 20% रूल हमें बताता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए गाइस, 20% रूल मुझे ये बताता है कि अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी सेक्टर अपने हाई प्राइस से जैसे वो 20% नीचे गिरता है ना, तो 20% गिरने के बाद वो लास्ट पॉइंट होता है जहां से वो रिकवर कर सकता है। यानी कि एक बार 20% गिर गया तो वो लास्ट टाइम वहां से रिकवरी का अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि अगर वो 20% से 1% भी नीचे गिर गया, तो जैसे वो 21, 22 या 23% नीचे गिरा, तो उसके बाद वो 30, 40 एंड 50 भी डाउन जा सकता है। यानी कि जब वो 20% से नीचे आएगा, वो 30%, 40%, 50% भी गिर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस, जब कोई चीज 20% से नीचे आती है, तो वो चली जाती है बेरिश मार्केट में। होता क्या है, वो चली जाती है किसमें, बेरिश मार्केट, विच इज अ नेगेटिव मार्केट। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज 20% से नीचे चली जाती है, उसको ज्यादा खरीदना मत, क्योंकि जब वो एक बार 20% से नीचे आ गई, तो उसके बाद वो वीक हो जाएगी, उसके बाद वो क्रैश भी हो सकती है। अब यहां पे देखना हुआ क्या इंटरेस्टिंग, जब ऊपर से निफ्टी बैंक नीचे गिरा, तो ये सेक्टर कितना गिरा, ये सेक्टर गिरा क्लोज टू 19%, 19.13%। अगर ये 1% और गिरता, ये भी क्रैश हो सकता था। लेकिन जैसे ये 19-20% के बीच में गिरा, वहीं से फटाफट से रिकवर करके ऊपर आ गया। क्लियर है? और निफ्टी बैंक की हिस्ट्री रही है, या स्टॉक्स की भी, काफी बड़े स्टॉक्स की हिस्ट्री रही है, जब कभी वो 20% के आसपास गिरते हैं ना, वो लास्ट रिकवरी पॉइंट है, वहां से रिकवर कर सकते हैं। अगर ना किए ना, तो एक बार के लिए वो बहुत नीचे जा सकते हैं। अब उस टाइम पे हुआ क्या था, जब कोविड की थर्ड वेव आई, समझ आई? हमने क्या देखा, हमने अपना पैसा उस सेक्टर या उस एरिया में लगाया जो कि ऑलरेडी बहुत नीचे चला गया था, दैट वाज निफ्टी बैंक।
क्लियर है? तो अगर आप सोचो उस टाइम पे अगर आप फार्मा सेक्टर लेते तो क्या पैसा बनता? नहीं बनता राजेश सर। क्यों नहीं बनता? क्योंकि फार्मा सेक्टर तो ऑलरेडी क्रैश था। तो हमें क्या लेना था? ऊपर था, हमें लेना था सही सेक्टर जिसको बोलते हैं बैंकिंग। तो आज के बाद करना क्या, आपने ऐसा सेक्टर लेना है जो कि ओवरसोल्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमें क्या करना है, सेक्टर हमें क्या बताता है। देखिए, सेक्टर एनालिसिस हमें क्या करना, बाय सेक्टर विच इज एट लो प्राइस अवेलेबल, ठीक है, विच इज एट लो प्राइस, यानी कि ओवर सोल्ड हो चुका है। आप ये भी लिख सकते हैं विच इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। तो आज के बाद वो सेक्टर लेना है जो सस्ते प्राइस पे। अब ये देखो, इन दोनों में कंपैरिजन क्या हुआ, जब गाइस कोविड की थर्ड वेव आई थी तो उस टाइम पे फार्मा सेक्टर जो था वो बहुत ऊपर था, और लेकिन बैंकिंग बहुत नीचे था और सस्ते प्राइस पे था। तो आज के बाद आपने इस टाइम पे क्या देखना है कि इस टाइम पे कौन सा सेक्टर है जो नीचे ट्रेड कर रहा है। गाइस, जो सेक्टर नीचे ट्रेड कर रहा है आप उसका कोई भी स्टॉक ले सकते हैं जो अच्छी कंपनी है, और समय के साथ अगर आप देखेंगे अगर सेक्टर ऊपर गया तो वो स्टॉक भी क्या करेगा, ऊपर भागेगा। ये चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको मिस नहीं करना है। सॉर्टेड है? तो अभी तक हमने क्या किया, मार्केट एक साइडवेज में काम करती है, और सेकेंड सेक्टर एनालिसिस, इसको भूलना नहीं है। ये ना हो कि कल जब मार्केट ओपन हो, ठीक है, वर्किंग डे पे जब मार्केट ओपन हो, मंडे से फ्राइडे ओपन होती है जैसे, अगर कल वर्किंग डे है तो मार्केट ओपन होगा, अगर कल वर्किंग डे नहीं है तो मार्केट क्लोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग डे में अगर कल मार्केट ओपन है, मेरी बात ध्यान से समझना, तो आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को लगाना है, ठीक है, या जिस दिन वर्किंग मार्केट है उस दिन। अब ध्यान से समझना, अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर सिटिंग हियर। अब अभिषेक जी, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? इसका नाम लिखिए फाइंडिंग स्टॉक्स। मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को आती होगी। एक बिगिनर कैसे स्टॉक ढूंढे, उसको तो बहुत डिफिकल्ट आती है। मेरे को एक बार मैसेज में कंफर्म करना है कितने लोग अग्री करते हैं, कितने लोग अग्री करते हैं यार, दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम, ठीक है। कितने लोग मानते हैं कि यार ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, कौन से, कितने लोग अग्री करते हैं, प्लीज एक बार मुझे मैसेज में कंफर्म करना। हाउ मेनी पीपल अग्री यार कि दिस इज वन बिग प्रॉब्लम, कि एज अ बिगनर मुझे यही नहीं पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स मुझे लेने हैं, कौन से बेचने हैं, कौन से स्टॉक्स इंट्राडे के हैं, कौन से स्विंग के हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे अप्रोच पे काम करेंगे जिसमें हमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। उसका नाम लिखिए अप्रोच का, कॉपी पे, अल्फा बीटा अप्रोच। अब हम अल्फा बीटा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने में। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। अल्फा होता क्या है? तो गाइस लिखिए कॉपी पे, अल्फा आपको ये बताता है आपका स्टॉक, अल्फा क्या बताता है, आपका स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है। सब लोग लिखिए, अल्फा क्या बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और मुझे ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न दे। 15%। यानी मुझे ऐसा कंपनी चाहिए जो मार्केट अगर 100% ऊपर जाती है तो मेरा स्टॉक क्या जाएगा, 115% ऊपर। यानी कुछ भी हो जाए, मेरा स्टॉक मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न दे। तो उसके लिए अल्फा क्या लेना पड़ेगा, लिखिए कॉपी पे, उसके लिए आपको अल्फा लेना पड़ेगा 15। ये चीज याद रखना। अगर किसी ने अल्फा 15 ले लिया तो गैस अल्फा 15 का मतलब क्या होता है, आपने एक ऐसा स्टॉक लिया जो मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न देता है। तो याद रखना, कम से कम क्या रखना है, अल्फा 15। और अल्फा से हमें क्या मिलेगा, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज। तो फिर बीटा क्या करता है? तो गाइस लिखिए कॉपी पे, बीटा जो है वो सेकंड पैरामीटर है। बीटा आपको ये बताता है कि आपके स्टॉक में रिस्क कितना है। बीटा क्या बताता है कि आपके स्टॉक में रिस्क कितना है? बीटा ये बताता है कि डेली आपका स्टॉक मार्केट के साथ कितना ऊपर या कितना नीचे आ सकता है। हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो ऐसा ना करे कि एक ही दिन में 5% ऊपर, एक ही दिन में 5% नीचे। मुझे ऐसे स्टॉक्स में काम ही नहीं करना है।
मुझे तो ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जो स्टेबल स्टॉक्स हैं, जिसके लिए हमें कौन से स्टॉक लेने, जिसका बीटा क्या होगा, लिखिए कॉपी पे, हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसका बीटा होगा लो। क्या होगा गाइस? जिसका बीटा होगा लो। लो बीटा स्टॉक का मतलब है जो आराम से ऊपर नीचे जाते हैं। तो गाइस लिखिए कॉपी पे, बीटा की एक रेंज होती है 0 से लेके 3 तक। सब लोग लिखना स्टार्ट करिए। और हमें कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसका बीटा क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में। मेरी बात याद रखना, अगर आपने ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया जिसका बीटा 0 to 1 है, तो वो आपको सबसे स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज देना स्टार्ट करेगा। अल्फा ग्रेटर देन 15 और बीटा 0 से 1। जब बीटा 0 से 1 ले लिया ना, वो ऐसी कंपनीज है जो अगर गिरेंगी भी ना तो मार्केट से कम गिरेंगी। तो हमारी फाइनल कंडीशन क्या बनेगी? अल्फा ग्रेटर देन 15 एंड बीटा 0 to 1। अब सब लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है, पेन पेपर नीचे रखना, क्योंकि अब आपको देखना है इसका प्रैक्टिकल। हमने अभी तक क्या किया? अल्फा 15 से ज्यादा है और बीटा की एक रेंज है 0 से लेके 1 के बीच में, यही पड़ा है। अब देखना हम लोग इसको प्रैक्टिकली ढूंढते हैं। सब लोग स्क्रीन पे देखना, यहां पे मैं एक स्क्रीनर ओपन करूंगा, ठीक है? आई विल गिव यू आल्सो दिस स्क्रीनर लेटर ऑन। जो लोग एनरोल करने वाले, आई विल गिव यू आल्सो। यहां पे देखिए इस टाइम पे कितने स्टॉक्स है? 5290। क्या मैं कोई भी स्टॉक ले सकता हूं? ना। क्या मैं सबको देख पाऊंगा? ना। तो मैं क्या करूंगा? अल्फा बीटा अप्रोच यहां पे इंप्लीमेंट कर दूंगा। मैं यहां पे ऐड फिल्टर, नीचे एक बटन है, इस पे क्लिक करता हूं और यहां पे लिखता हूं अल्फा और इसको सिलेक्ट करता हूं। यहां पे लिखता हूं बीटा और इसको सिलेक्ट करता हूं। ध्यान से समझना, मैंने अल्फा सिलेक्ट किया तो अल्फा मुझे क्या बताता है कि मेरा स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है। मुझे कितना लेना है? 15। और बीटा कितना रिस्क लेना है? 0 से लेके 1 के बीच में। अब देखो कितनी कंपनीज आ गई, 1124 कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो इस टाइम पे मार्केट से कम रिस्क पे अवेलेबल है। मुझे इन कंपनीज में ट्रेड करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभिषेक जी? अभी भी तो बहुत कंपनीज है, कम थोड़ी हो गई 1100 कंपनीज। तो कैसे कम करें? एक छोटा सा फिल्टर लगाते हैं, लार्ज कैप। और जैसे मैंने ये लार्ज कैप फिल्टर ऑन किया, मुझे ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो, मेरी बात याद रखना, मार्केट से कम रिस्क पे अवेलेबल है। कितनी कंपनीज है? 21। और नंबर 1 पे आ रही है भारतीय एयरटेल। एक बार इनको कंपेयर करते हैं, सब लोग आराम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं कि अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूं कि निफ्टी ने, मैं हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि निफ्टी ने लास्ट 18 मंथ्स में कितना रिटर्न दिया है। क्लोज टू 42%। ठीक है, लास्ट 18 मंथ्स में 42% दिया है। और जिस टाइम पे निफ्टी 42% ऊपर गया, यहां पे जो पहले नंबर पे स्टॉक था भारतीय एयरटेल, ये कितना ऊपर गया? भारतीय एयरटेल, इसको देखते हैं। सेम टाइम पे भारतीय एयरटेल भी ऊपर जाता है, लेकिन कितना? जब निफ्टी 42% ऊपर जाता है, भारतीय एयरटेल 86% ऊपर जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये स्टॉक मार्केट से बेटर काम कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिस टाइम पे मार्केट कितना ऊपर जाता है 42%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऊपर जाता है 102%। यानी कि ये जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट सारे स्टॉक क्या है इस टाइम पे, या तो मार्केट से बेटर काम कर रहे हैं या सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं। तो ये जितनी भी कंपनी थी, भारतीय एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सब में कॉमन क्या था? अल्फा ग्रेटर देन 15 एंड बीटा 0 to 1। ये चीज लिख लेना, क्लियर है? तो आज के बाद जब भी स्टॉक ढूंढने, क्या करना है सबने? अल्फा 15 से ऊपर रखना है और बीटा 0 से 1। लेकिन हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो लिखिए कॉपी पे, मैं भी आपके साथ लिखता हूं, सब लोग लिखना प्लीज कॉपी पे। नेवर बाय अ स्टॉक, सब लोग लिखिए, नेवर बाय अ स्टॉक whose alpha is नेगेटिव। कभी भी ऐसा स्टॉक मत लेना जिसका अल्फा नेगेटिव है। गाइस, अल्फा नेगेटिव का मतलब होता है कि वो स्टॉक मार्केट से ऑपोजिट काम करेगा। यार मार्केट तो ऊपर जाएगी लेकिन वो स्टॉक उल्टा नीचे गिर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे देखिए, नंबर 1 पे एक स्टॉक है इंडसइंड बैंक।
अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक का अल्फा क्या है, माइनस में। इट इज अ मेटाफोरिकल डेटा, ध्यान से समझना। -38 का मतलब होता है नेगेटिव अल्फा, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाएगी ये स्टॉक उल्टा नीचे गिर जाए। तो क्या ऐसा स्टॉक लेना है ना। सेकेंड नंबर पे हेवल्स, इसका अल्फा कितना है 9, क्या इसको लेना है ना, क्योंकि 15 से कम है। थर्ड नंबर पे इंडस टावर, क्या इसको लेना है ना, क्योंकि इसका भी 15 से कम है। लेकिन फोर्थ नंबर पे एक स्टॉक देखिए, इन्फो एज। इन्फो एज का अल्फा क्या है 46, क्या इसको लेना है हाँ, क्योंकि ये मार्केट से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है और इसका अल्फा कितना है 15 से ज्यादा। हमेशा याद रखना ऐसा स्टॉक लेना जिसका अल्फा क्या होगा मनीष जी, 15 से ज्यादा। क्लियर है। तो अभिषेक जी, राहुल जी, मोहित जी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, हरमीत सर, हमेशा ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो अल्फा 15 से ज्यादा है। एक बार प्लीज मेरे को बताना कुछ नया सीखने को मिला, एक बार प्लीज मेरे को बताना थोड़ा सा नया सीखने को मिला, जैसे अल्फा बीटा कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, थोड़ा सा नया सीखने को मिला। बिकॉज द पॉइंट इज, जैसे मैं पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूं, माई जॉब इज कि सबको नई नई चीजें यहाँ पे ट्राई करूंगा सिखाने का, कि जब भी मार्केट्स ओपन होंगी कल को आप आराम से रिटर्न बना पाए। ठीक है, चलो। 90% प्लस पीपल आर अग्रिंग, ग्रेट। और एक चीज याद रखना कि जब भी आप ये कंपनीज में काम करते हैं, अल्फा ग्रेटर देन 15 और बीटा 01, ये कौन से स्टॉक ढूंढ के देता है आपको, अप ट्रेंड स्टॉक्स। यानी कि अगर मार्केट्स नीचे गिरेंगी भी ना, तो ये स्टॉक याद रखना उनसे बेटर काम करेंगे जिनका अल्फा ग्रेटर देन 15 होगा। अब बात करते आगे, ध्यान से समझना। फर्स्ट हाफ का एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जिसपे मैं काफी बिगनर्स से काम करवाता हूं और मैं उनको बोलता हूं इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई ना तो रिकवरी नहीं कर पाओगे। अब कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, सब लोग लिखते हैं यहाँ पे, पिरामिडिंग एंड एवरेजिंग। देखो ये जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये पिरामिड और एवरेज क्या करता है, इसको समझने की देरी है बस। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पार्ट है एवरेज। ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, याद रखना कभी भी मार्केट में एवरेज नहीं करना है। लेट मी शो यू एवरेज क्या करता है, ध्यान से समझना। सपोज करो आप सब लोग बैठे हैं, आप बिगनर है सपोज, ठीक है। आप आए मार्केट में, आपने क्या किया, एक स्टॉक को देखा, वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपीज पे, और आपने क्या किया, स्टॉक को 100 रुपीज पे यहाँ पे बाय कर लिया। जैसे आपने बाय किया, आपने बोला स्टॉक ऊपर जाएगा, आई विल मेक वेरी गुड मनी। पर जैसे आपने 100 पे बाय किया, आप बिगनर थे, एक हफ्ते बाद हुआ क्या, वो स्टॉक यहां से नीचे चला जाता है 90 पे। जैसे वो स्टॉक 90 पे गया, आपको लगा कि अब क्या करें, तो आपने क्या किया, कोई बात नहीं ऊपर तो जाना ही है। राहुल जी हमने क्या किया, 90 पे इसको दोबारा बाय कर लिया। बिगनर थे ना, कॉन्फिडेंस पूरा है। जैसे हमने 90 पे लिया तो हमने बोला तो क्या हुआ, ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक दो हफ्ते बाद वो चला गया 80 पे। यार अब मेरे पास लास्ट पैसे बचे, तो मैंने क्या किया, 80 रुपीज पे भी डाल दिया, सारे पैसे लगा दिए। जैसे मैंने 80 पे लगाया, ये चला गया 70 पे। तो ये क्या कुछ अच्छी चीज लग रही है आपको ना। इसमें हुआ क्या, एक इंसान स्टॉक लेता जा रहा था और वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था। इसको बोलते हैं एवरेज करना। नेवर एवर एवरेज इन द मार्केट। एक चीज याद रखना, एक आधी बार तो बच जाओगे, अगर आप एक भी बार फंस गए ना, तो इसमें आपका रिटर्न बहुत खराब हो सकता है, पोर्टफोलियो बहुत डाउन जा सकता है। नेवर एवरेज इन द मार्केट। तो क्या करना है, इसका ऑपोजिट जिसको बोलते हैं पिरामिडिंग। अब मैं बताता हूं कि पिरामिडिंग कैसे काम करती है, ध्यान से समझना। एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था यहां पे 80 रुपीज पे, हम सब बिगनर थे, हमने कहा कि चल एक काम करते 80 पे बाय करते। जैसे हमने 80 पे बाय किया, हमने कहा और नहीं लेंगे, पैसे तो हैं, हम तब लेंगे जब स्टॉक और ऊपर जाएगा। उसके बाद स्टॉक वेंट टू 90 रुपीज, जैसे 90 पे गया ना, आपने क्या किया, 90 पे थोड़ा सा और बाय कर लिया। उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया 100 पे, आपके पास लास्ट पैसे थे, आपने फिर से क्या किया, 100 पे ले लिया। और जैसे 100 पे लिया, वो स्टॉक चला गया 110 पे। क्या कुछ नेगेटिव किया आपने ना। इसमें क्या हुआ, आपने क्या किया, एक ऐसा स्टॉक लिया जो लगातार ऊपर जा रहा था। अब ध्यान से सोचो दोनों में फर्क क्या था। एक तरफ था आप ऐसा स्टॉक ले रहे जो लगातार नीचे गिर रहा है, एक तरफ है ऐसा जो लगातार ऊपर जा रहा है। आपने क्या करना है,
आपने कभी भी एवरेज नहीं करनी, क्योंकि जो स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है उसको लेके करोगे क्या? वो तो नेगेटिव होता रहेगा। तो हमने क्या करना है, इसको ऑपोजिट, जिसको बोलते हैं पिरामिडिंग, यानी कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी हम भी वैसे वैसे स्टॉक को लेते रहेंगे। समझ आई? और लोग गलती पता क्या करते हैं, मेरी बात याद रखना, एक लोग गलती करते हैं कि लोग मार्केट में पिरामिड करना स्टार्ट करते हैं, हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से स्क्रीन पे देखना। यहाँ पे मैं एलुमनाई ग्रुप में काफी इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर देख सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी डाला था, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर गया था, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे यहाँ पे एनालिसिस में सेक्टर के डालता रहता हूँ, ठीक है, कि रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर गया एंड ऑल दैट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड करूंगा जो आने वाले हैं, और मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने एक एनालिसिस डाला था। सब लोग स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन, उज्जीवन, ये स्टॉक मैंने बाय किया था 131 पे, और जैसे मैंने बाय किया उसके बाद मैंने बोला मैं इसमें आराम से पिरामिडिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद देखिए ये स्टॉक ऊपर अगले दिन जाता है 135 पे। जैसे ये 135 पे गया, मैंने फिर से स्क्रीनशॉट डाला और मैंने बोला कुछ हैरान मत होना स्टूडेंट्स को, ये ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग खरीद रहे। मैं क्या कर रहा था, जैसे जैसे ऊपर जा रहा था मैं ले रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, मैंने भी इस स्टॉक को बाय किया था, ये स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, कैन यू सी एवरीवन? राहुल जी कितने पे है? अभिषेक जी 134.2 पे, सबको दिख रहा प्राइस 134.2। मैं यहाँ पे बोल रहा था कि देखो पहले भी स्टॉक नीचे से ऊपर गया है, ठीक है, यहां से पीछे, अब भी क्या कर सकता है, यहां से ऊपर जा सकता है। ये 134 पे था, मैं बोल रहा था कि अगर ऊपर गया तो अच्छा रिटर्न दे सकता है। सेम स्टॉक मैंने भी लिया था, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लाइव दिखाता हूं कि अगर आप देखेंगे नंबर 1 पे ऊपर कौन सा स्टॉक है, उज्जीवन। उसके बाद मैंने इसको कितने में बेचा, 299.75 पे। कब से स्टार्ट किया था? 134, जैसे जैसे ऊपर जा रहा था मैं धीरे धीरे इसको बाय कर रहा था, एंड फाइनली आई सोल्ड दिस स्टॉक एट 299.75 एंड गेन्ड अप्रोक्सीमेटली 93.5%। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ एक ही कारण था, पिरामिडिंग का। एक, मैंने पेशेंस रखा, दूसरा ऐसा स्टॉक ढूंढा जिसमें आप पिरामिडिंग कर सकते हो। क्लियर है? तो आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम करते हैं। हमेशा याद रखना, जब आप मार्केट में पिरामिड करते हैं ना, तो आप एग्रेसिव अप्रोच नहीं लेते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड भी तो पिरामिडिंग करता है। वो क्या करते हैं, हम जब जब लेते रहते हैं वो ऊपर जाता रहता है, तो हम पिरामिड ही कर रहे हैं। क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया, ध्यान से समझना, हमने यहाँ अभी एक और चीज की थी इससे पहले, अल्फा बीटा, ये पढ़ा था हमने अभी तक, ठीक है। हमने कहा था कि अल्फा क्या लेना है, अल्फा लेना है हमने ग्रेटर देन 15 एंड बीटा 0 से 1, यही लिया था। और अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था पिरामिडिंग। याद रखना, पिरामिडिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें यू विल हैव अ हाई चांस टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। तो जब भी करना बिजनेस, ये चीज का मिस नहीं करना। अभी तक हमने क्या किया, मार्केट साइडवेज में थी, सेक्टर का एनालिसिस, अल्फा बीटा और पिरामिडिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कमिंग अप नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, कैसे स्टॉक में एंट्री एग्जिट करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, कैसे कैंडल्स काम करते हैं, कैसे चार्टिंग पैटर्न्स काम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मेरे को प्लीज फीडबैक देना सब लोग, हाउ वाज द क्लास टिल नाउ? एक बार प्लीज मेरे को फीडबैक देना, अभी तक क्लास कैसा लगा, सबको समझ आ रही है? सबको चीजें समझ आ रही है? मैं ट्राई कर रहा हूँ बेसिक से, सब लोग समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है? और मैं आप सबके चेहरे पे एक स्माइल लेके आता हूं। अगर आप घड़ी पे देखेंगे तो आपको पता लगा कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, चेक कर लो, ऑलमोस्ट 1 आवर इज गॉन, राइट? तो कई लोग हैं, आप कैसे, समझ आ रही है ना बिगनर्स को? ठीक है, ये आपको इसलिए घड़ी पे पता नहीं चला क्योंकि याद रखना विनय सर, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 5-6 years नाउ, आई हैव टॉट मोर देन 7,000 पीपल। मैं एमबीए फाइनेंस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, जो कि मैं एक चीज बताता हूँ, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल मार्केट उनका सब्जेक्ट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया, व्हाट इज योर प्रोफाइल, लेट मी शो माय प्रोफाइल आल्सो। सो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आई विल शो यू वन। हाय एवरीवन, दिस इज जसप्रीत हियर। I'll tell you, this is my profile LinkedIn. I work as a product head in one of the Indian startup. I'm working as a head of product. इससे पहले I was working as a senior product person. कहाँ पे? स्विगी के साथ। आपने नाम सुना होगा स्विगी, अभी आईपीओ आया जिसका। उससे पहले I was with Dineout
उससे पहले आई वाज विद मिल्क बास्केट, उससे पहले आई वाज वर्किंग विद ग्रोफर्स जो कि आज ब्लिंकिट के नाम से जाना जाता है। एंड ऑल्सो डिस्क्लेमर कि जब मैं ब्लिंकिट में था, एक मैं सीनियर रैंक पे था, तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स भी थे। जब जोमेटो लिस्ट हुआ था तो मेरे को काफी बेनिफिट हुआ था, क्योंकि मैं एक हैवी स्टॉक लेके बैठा हुआ था। मैं नहीं लिए थे, मुझे कंपनी ने खुद दिए थे। क्लियर है? जब आप एक सीनियर रैंक पे, तो मैं एक्स ब्लिंकिट भी हूँ। उससे पहले आई वर्क विद, मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था टाइम्स ऑफ इंडिया और गाना एप्लीकेशन से। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ भी प्रोजेक्ट किया है। आई डिड माई अंडरग्रेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी के दौरान मैंने अपने थर्ड ईयर में एक कंपनी को फाउंड की थी, हीलोफाई। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पेरेंटिंग कम्युनिटी थी, या मदरहुड की कम्युनिटी बोल सकते हो। तो इसके डाउनलोड थे 15 मिलियन से ऊपर। और मैं एक और चीज बता दूं, 10 to 15 मिलियन था आई थिंक। उसके बाद मैं ये भी बताता हूँ कि दिस कंपनी हैज रेट $15 मिलियन। आप सब लोग शार्क टैंक देखते हैं, उनमें एक जज आते हैं अनुपम मित्तल, शादी.com वाले। ही इज वन ऑफ द इन्वेस्टर इन दिस कंपनी। आई एम वन ऑफ द एक्स को फाउंडर। एंड उसके बाद मैंने एक कंपनी फाउंड की, ट्रेडिंग आइडिया, जहां पे आप सब लोग बैठे हैं। यहाँ पे मेरे अलावा 16 मोर टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बट आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ एंड आई टीच पीपल कि कैसे बेसिक से एडवांस तक जाते हैं। क्लियर है? और जो मैं 15 लोग लेने वाला हूँ वो मेरे बैच में आने वाले। क्लियर है? ये चीज याद रखना। ठीक है? अब मैं आगे बताता हूँ कि अब हम सेकेंड हाफ में किसी ने ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि अब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल इसलिए दिखा दी कि यार देख लो कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, उससे आपका आइडिया मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ कि जो लोग एनरोल करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऐड करूंगा एलुमिनाई नेटवर्क में। एलुमिनाई नेटवर्क क्या था? जहां पे मैंने बोला था कि टेलीग्राम पे सारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस के लिंक आ रहे हैं, स्टॉक के एनालिसिस ग्रुप वहां पे। सबसे पहले मैं आपको वहां पे ऐड कर दूंगा। ठीक है? उसके बाद आई विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप में क्या होगा, जैसे टेलीग्राम में अंदर रोज लाइव ट्रेड सेशंस के लिंक आते हैं, व्हाट्सएप में डेली क्लास का लिंक आएगा। उसके बाद आई विल ऐड यू मेरे यहाँ पे लाइव कोहर्ट में, जहां पे मैं खुद आप सबको लाइव पढ़ाऊंगा। आई टेक ओनली 15 पीपल टुडे, 15 लोग मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। और मैं लाइव क्यों पढ़ाता हूँ, जैसे अभी 1 घंटा हो गया पता भी नहीं लगा, इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। ये लाइव सेशन होगा, एंड लाइव इसलिए होता है ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो भी साथ में क्लियर होते रहे। क्लियर है? कोई भी डाउट आएगा डेली, आप मेरे को भेजना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। जो लोग आने वाले हैं, आपको मैं अगले 1 साल की हैंड होल्डिंग दूंगा।